तो इस वक्त की बड़ी खबर, आज शाम 7:15 बजे एनडीए 3.0 सरकार की जो शपथ ग्रहण होने वाली है उस पर हमारी निगाहें टिकी हुई हैं। 50 से ज्यादा सांसद, उन्हें बुलाया गया प्रधानमंत्री आवास पर, चाय पर चर्चा हुई है और नामों की फेहरिस्त आपके सामने हम लगातार पेश कर रहे हैं और इसमें एक निरंतरता साफ दिख रही है। बीजेपी के ट्राइड एंड ट्रस्टेड जो चेहरे हैं वो चेहरे फिर से मंत्रिमंडल में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। उसमें अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, निर्मला सीतारमण हो, एस जयशंकर हो, ये तमाम नाम हैं। एक बड़ा नाम जो अभी तक सामने नहीं आया है वो नाम है अनुराग ठाकुर का। शिवराज सिंह चौहान एंट्री करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में और घटकों की बल्ले बल्ले है और यही बदलाव भी दिख रहा है इस मंत्रिमंडल में जो घटकों का पुट है। कहने को गठबंधन सरकार 2014 में भी बनी, 2019 में भी, पर बीजेपी को अपने दम पर बहुमत हासिल था। 282 सीटें 2014 में, 2019 में 303 सीटें। तो घटकों को मंत्रिमंडल में जगह देना एक वो रस्म अदायगी थी, एक वो होता है ना कि बस सजा दिया गया। लेकिन इस बार घटकों की छाप, उनके फुटप्रिंट्स साफ दिखाई दे रहे हैं इस गठबंधन में। वो टीडीपी के नेता हों, जेडीयू के ललन सिंह या रामनाथ ठाकुर हों, चिराग पासवान हों, अनुप्रिया पटेल हों, जयंत चौधरी हों, एचडी कुमारस्वामी हों, तो इनकी मौजूदगी भी साफ दिख रही है। तस्वीरें आपको साथ लोक कल्याण मार्ग की दिखा रहे हैं और मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता बाहर ही मौजूद हैं। नीरज पांडे लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। अंकित, कुछ और चेहरे या जो नाम हम अभी तक चर्चा के दायरे में लेकर आए उसमें कुछ और बदलाव या एडिशन सब्ट्रैक्शन हुई है क्या? जी, अभी दो नाम और जो चर्चा में आए, लेकिन पहले संदीप जी ये देखिए, इस वक्त जो प्रधानमंत्री आवास का जो निकास गेट है उससे किस तरह से गाड़ियों के निकलने का सिलसिला जारी है। इस सबके बीच में दो नामों की और यहाँ पर चर्चा हुई है और वो है श्रीपद नायक का और शोभा करंदले का, जो कि पहले भी जो है शोभा करंदले की बात की जाए तो मंत्री रह चुकी हैं और अभी भी जो है यहाँ से जो गेट है यहाँ से लगातार गाड़ियों से के निकलने का सिलसिला जारी है। और अभी जो है एक और अन्नपूर्णा देवी यहाँ से हमको जाती हुई नजर आई हैं। तो एक एक करके जो तमाम चेहरे हैं वो यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प चीज ये है जिस पर हमको शाम को नजर रखनी होगी, वो होगा महिला कौन कौन सी मंत्री शपथ ले सकती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा महिला मंत्रियों की यहाँ पर जानकारी हमको नहीं मिली है। निर्मला सीतारमण, अन्नपूर्णा देवी, उसके अलावा जो शोभा करंदले, माइक थोड़ा ऊपर करिए अंकित, आपकी आवाज कम आ रही है। ये वो नाम है। देखिए एक और गाड़ी, ये संभवतः ये संभवतः जो चिराग पासवान की गाड़ी है क्या, क्योंकि देखिए इस वक्त जो है गाड़ियों पर हमारी नजर ज्यादा टिकी हुई है कि आखिर वो कौन कौन से जो है नेता हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और अब बाहर निकल रहे हैं। एक और गाड़ी है बाहर निकली है, इसमें चिराग पासवान बैठे हुए थे। जी हाँ, चिराग पासवान इस गाड़ी में बैठे हुए थे। तो एक एक करके जो है तमाम वो सांसद जो अंदर पहुंचे थे बैठक के लिए वो बाहर निकले हैं। लेकिन जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था ना कि महिला कौन कौन सी मंत्री होंगी, क्योंकि पिछली बार मोदी सरकार की बात की जाए इस गाड़ी में अनुप्रिया पटेल संभवतः नहीं, महाराष्ट्र की गाड़ी है, लिहाजा महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ चेहरा, महिला चेहरा, वो यहाँ पर जो है इसमें मौजूद था। तो इस वक्त जो है एक एक करके तमाम जो है वो चेहरे निकल रहे हैं जिनको लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे थे। लेकिन वो दिलचस्पी ये भी बनी हुई थी क्योंकि अभी जो है हाल ही में, यानी कि जो विशेष सत्र बुलाया गया था संसद की नई बिल्डिंग में, वहां पर महिला आरक्षण बिल जो पास किया गया था, उसके बाद ये भी दिलचस्पी बनी हुई है कि यहां से कितनी महिलाओं को इस बार जो है संसद में जो पहुंची है, कैबिनेट में जगह मिलती है। जैसी मुझे जानकारी मिली थी, अभी जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, जो गाड़ी निकली थी जो महाराष्ट्र के नंबर की थी उसमें रक्षा खड़से मौजूद थी। और अब ये देखिए, ये जो गाड़ियां हैं ये संभवतः जो भारत सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं, यानी कि मोदी 2.0 में उसमें जो मंत्री रह चुके हैं उनसे जुड़ी हुई गाड़ियां हैं, क्योंकि भारत सरकार की गाड़ियां जिसमें जो मंत्री रह चुके हैं वो संभवतः बैठे हुए हैं और वो गाड़ियां निकल रही हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो मोदी 3.0 कैबिनेट की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो सहयोगी दल हैं उनको भी उतनी तवज्जो दी जा रही है जितने की जो है बीजेपी के सांसद हैं। और बीजेपी के सांसदों में भी कई नाम ऐसे हैं जो पहली बार संसद भी पहुंचे हैं, या फिर कई नाम ऐसे हैं जो
जो अपेक्षित नहीं थे कुछ दिनों पहले तक, लेकिन आज सुबह जैसे रवनीत बिट्टू का नाम आया, चुनाव हार गए हैं लेकिन उनको जो है कैबिनेट में जगह मिल सकती है, इस तरीके की जानकारियां सामने आई हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एक और नाम जो कि जो चुनाव हार गए हैं के अन्नामलाई, उनके बारे में भी चर्चा हो रही है कि उनको भी राज्यसभा से भेजा जा सकता है और मंत्री पद में जगह मिल सकती है। तो कुछ नाम ऐसे भी हैं, केरल से सुरेश गोपी का नाम सामने आ रहा है जो कि पहली बार केरल से जो बीजेपी सीट जीती है वहां से वो जीत करके आए हैं। तो देखिए इस वक्त जो है निगाह राजेश, अगर हम गेट पे ही रखते हैं कैमरा, क्योंकि वहां पर ही महत्वपूर्ण है कि तमाम लोग जो कि अंदर गए थे करीबन हम कह सकते हैं कि 1.5 घंटा 1.25 घंटे के आसपास ये चाय पर चर्चा चली है और अब वो गाड़ियां बाहर निकल रही हैं और ये देखिए सिक्योरिटी के भी इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। बीच में एक साइकिल सवार आ रहा था लेकिन पीछे से गाड़ी निकल रही थी, लिहाजा उसको रोका गया। अब ये गाड़ी, इस गाड़ी में क्या नितिन गडकरी, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल है और इलेक्ट्रिक व्हीकल धर्मेंद्र प्रधान संभवतः 50 से ज्यादा सांसद चाय पर चर्चा के लिए पहुंचे थे। अब उनका बाहर निकलने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन नीरज, अब अगर हम बड़े चेहरों पर, बड़े मंत्रालयों पर नजर डालें तो अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, उनको न्योता दिया जाना, ये बात तो तय हो जाती है कि बड़े मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी। ऐसे में बड़ा सवाल अब यह भी हो जाता है कि घटकों, खास जेडीयू और टीडीपी को कौन से मंत्रालय दिए जाएंगे? क्या इसकी कुछ बानगी दिखी? देखिए, अभी इस पर चर्चा करना उचित नहीं होगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज है संदीप, अभी चर्चा इस बात पर करना उचित रहेगा कि कौन कौन बनेगा, क्योंकि अभी भी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। क्योंकि गाड़ियां जो निकल रही हैं, आप देखिए बहुत सारे उसमें चेहरे पहचान में नहीं आ रहे। अभी जैसे नया नाम मैंने अपनी आंखों से देखा, कमलेश पासवान गोरखपुर इलाके से आते हैं। कमलेश पासवान भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, पासी समाज से आते हैं। कहा जा रहा था कि शायद चिराग पासवान की वजह से उनको न बनाया जाए, लेकिन कमलेश पासवान को बनाया जा रहा है, वो क्योंकि वो प्रधानमंत्री आवास से निकले और बाकायदा उत्तर प्रदेश में पासी समुदाय का बहुत बड़ा वोट बैंक जो इस बार सपा में शिफ्ट हुआ, कहीं ना कहीं वो चिंता का विषय, इसलिए कमलेश पासवान को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। और कौशल किशोर ड्रॉप हुए, इससे चूंकि वो चुनाव भी हार गए, तो दोनों बैलेंस करने की कोशिश हो रही कि एक पासी समाज से आदमी बनाया जाए। ऐसे ही तमाम नाम, बड़े चेहरे जितने भी ऑलमोस्ट देखेंगे, हरदीप पुरी देखा हमने, एस जयशंकर को देखा, नितिन गडकरी, राजनाथ, निर्मला सीतारमण, वो सभी नाम अभी निकलते हुए नजर आए। अभी अर्जुन मेघवाल निकलते हुए नजर। तो एक बात तो साफ हो गई है कि चूंकि 240 सांसद ही हैं आपके पास जो जीत कर आए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कई मंत्री, 18 करीब मंत्री चुनाव अपना हार गए हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की कोशिश यही होगी जो एक्सपीरियंस, तो मतलब आप कह रहे हैं नीरज, अभी कहानी में ट्विस्ट भी आ सकता है। पर इस कहानी में जो ट्विस्ट की बात है, प्रधानमंत्री मोदी अंदर खाने जो मुलाकात कर रहे हैं, वो बातचीत क्या हुई? क्योंकि 4 तारीख से पहले, नतीजे आने से पहले ताल ये भी ठोकी गई, भाई सरकार कंटिन्यूअस मोशन में है, काम कर रही है, 100 दिन का एजेंडा भी हमारा तैयार है। क्या कुछ एजेंडा भी साझा किया गया इन संभावित मंत्रियों के साथ? संदीप, देखिए, शपथ ग्रहण से पहले मुझे लगता नहीं कि 100 दिन के एजेंडे जैसी कोई चर्चा हुई होगी। इस बैठक का चर्चा का मैंने जितना 2014 और 2019 में जो मेरा अनुभव रहा है, जो बाद में मैंने लोगों से बात की, तो उसमें साफ रहता है कि जब मंत्रिमंडल के सदस्यों को, यानी कि जिनको शपथ लेना होता है, उनको बुलाया जाता है चाय पर चर्चा पर, उस समय प्रधानमंत्री एक छोटी सी ब्रीफ जरूर करते हैं, छोटा सा एक संबोधन जरूर करते हैं कॉमन उन सबके बीच में, और वो ये होता है कि आप लोगों को सरकार में शामिल किया जा रहा है और सरकार में आप लोगों को मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के काम करना है। 3-4 चीजें समझाई जाती हैं कि आपको ज्यादा सरकार के अंदर की बात किसी से शेयर नहीं करनी, मीडिया से ज़्यादा आपको बात नहीं करनी है, जो अधिकृत लोग हैं वही मीडिया से केवल बात करेंगे, शपथ ग्रहण से पहले ज़्यादा कुछ नहीं बोलना, जितनी जल्दी से जल्दी हो आप अपना काम शुरू कर दें, यानी कि मंत्रालय का कार्यभार आप संभाल लें और जल्दी से जल्दी अपना काम शुरू कर दें। प्लस हर मंत्री को ये निर्देश दिया जाता है कि आप जब मंत्रालय में पहुंचे तो अपने अधिकारियों के साथ बैठ के, तो अभी एजेंडा सेटिंग का काम नहीं था, अभी मुलाकात हो रही थी। पर नीरज, एक चीज बताइए, एक नाम 2 दिन से लगातार उछल रहा था एनसीपी खेमे से कि प्रफुल्ल पटेल कैबिनेट मंत्री बनेंगे। हालांकि एक ही लोकसभा सांसद चुना गया है एनसीपी का, एनसीपी के किसी भी चेहरे का नाम नहीं आया है अभी तक।
देखिए, प्रफुल्ल पटेल हमें नजर नहीं आए, हम ये नहीं कह सकते किसी चेहरे का नाम नहीं आया, हमें दिखाई नहीं पड़े हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हो सकता है प्रफुल्ल पटेल को बोला गया हो, और प्रफुल्ल पटेल चूंकि एनडीए घटक दल है, हो सकता आए या नहीं। कई मंत्री हैं अभी नहीं आए। मैं आपको बता दूं, सुरेश गोपी वो चले गए थे वापस केरल, लेकिन आज उनको सुबह फोन गया कि आपको मंत्रिमंडल में शामिल है। अभी वो ऑन द वे हैं, 3 बजे के आसपास वो दिल्ली पहुंचेंगे। तो सुरेश गोपी सीधे राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जहां वो मंत्रिपरिषद की शपथ लेंगे। अनुराग ठाकुर पहुंचे या अनुराग ठाकुर अभी भी घर पर इंतजार कर रहे हैं? एक बड़ा नाम अनुराग ठाकुर का भी है, जिनको 7 लोक कल्याण मार्ग में घुसते हुए अभी तक नहीं देखा गया है। संदीप, अनुराग ठाकुर नजर नहीं आए। अनुराग ठाकुर अभी भी अपने घर पर ही हैं। माना यह जा रहा है कि अनुराग ठाकुर को शायद ड्रॉप किया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता को, किसी उपयोगी नेता को ड्रॉप जैसा नहीं कहा जा सकता, बल्कि उसकी उपयोगिता बदल जाती है, क्योंकि संगठन अब नए सिरे से गढ़ा जाएगा, नया अध्यक्ष होगा, नए महासचिव लाए जाएंगे। आपको अगले 5 साल का एजेंडा तय करना है। महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्य में चुनाव लड़ना है। 2029 में फिर आपको लोकसभा चुनाव में जाना है। ऐसे में तब तक कई राज्यों के 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, कई राज्यों के। आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया अभिषेक, 33 सांसदों पर सिमट गई बीजेपी, और वहां पर जो घटक भी हैं, अब वो कहने को 2 सांसद हैं आरएलडी के, इकलौती सांसद खुद ही सांसद हैं अनुप्रिया पटेल। अपना दल की बात की जाए तो जिन लोगों को न्योता दिया है, उत्तर प्रदेश क्या कहानी कह रहा है? और खबर यह आ रही है कि जितिन प्रसाद को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। महेश शर्मा भी हैं, जहां हम नोएडा में बैठे हैं। जितिन प्रसाद तो कांग्रेस से आए थे। यूपी की कहानी क्या बयां कर रही है इस मंत्रिमंडल में, जो संभावित चेहरे सामने आ रहे हैं? संदीप, देखिए, यूपी की जो एक ही कहानी है, वो कहानी है जाति समीकरणों की कहानी। जो बीजेपी को नुकसान हुआ है, ये उस नुकसान का रिफ्लेक्शन है। जैसे मैं एग्जाम्पल कमलेश पासवान की बात अभी चल रही थी, कमलेश पासवान की लॉटरी लगी है बीजेपी के हुए इस नुकसान से, क्योंकि जो पासी का वोट बैंक है, जिस तरह से वो शिफ्ट हुआ है और समाजवादी पार्टी की ओर गया है, जो कि नहीं देखा गया था इससे पहले, उसने बीजेपी को बड़ी चिंता में डाल दिया। फिर देखिए, ऑप्शन कितने लिमिटेड बीजेपी के हो गए हैं। आप सोचिए, राजभर से कोई राजभर समुदाय से कोई एमपी जीता ही नहीं है, निषाद समुदाय से कोई एमपी जीता ही नहीं है। लोध में जाकर के बीएल वर्मा को बनाना पड़ा, जो कि राज्यसभा से आते हैं। तो बीजेपी के ऑप्शन इस हार के बाद कितने सीमित हो गए हैं कि वो रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दे पा रहे हैं जो कि देना चाहते हैं। उनकी इच्छा थी कि राजभर, जो कि बहुत ही डोमिनेंट ओबीसी कम्युनिटी है, उसका एक प्रतिनिधि हो, लेकिन अरविंद राजभर जो लड़े थे वो हार गए हैं। निषाद से खुद संजय निषाद के बेटे हार गए हैं। तो ये सब नुकसान हुआ है। जितिन प्रसाद की आपने जहां तक बात की, तो उनको वो एक पसंद है केंद्रीय नेतृत्व की। आप देखिए, जिस तरह से कांग्रेस को लाकर के उनको पीडब्ल्यूडी जैसा मंत्रालय दे दिया गया, भारी भरकम मंत्रालय। उसके बाद उनको पीलीभीत की बड़ी सेफ सीट मानी जानी वो सीट दी गई, और अब उनको यहां पर शामिल कर लिया गया। महेश शर्मा का नाम नहीं है, जिसकी चर्चा चल रही थी। डॉक्टर दिनेश शर्मा की चर्चा चल रही थी कि उनको भी अकोमोडेट कर सकते हैं, उनका नाम भी नहीं है। तो ये सीधा सा ये बीजेपी के अंदर जो ये कास्ट वाली क्राइसिस हुई है, कास्ट इक्वेशन जो उनका फेल हुआ है, ये उसकी चिंता है, और उसी चिंता का रिफ्लेक्शन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी, खास मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की अभी बात कर रहा हूं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा या राज्य मंत्री? देखिए, जयंत चौधरी कैबिनेट मंत्री मांग रहे थे, हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं। संजू बालियान उनके पास मिलने भी गए थे और उनसे नेगोशिएशन भी हुआ है, लेकिन हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि उनको कैबिनेट नहीं मिलने वाला है, उनको राज्य ही मिलेगा, और अनुप्रिया पटेल को भी राज्य ही मिलेगा। 2 वजह हैं। एक तो फार्मूले में नहीं आ रहे हैं, फार्मूला 4 से 5 का फार्मूला है कैबिनेट देने के लिए। उनके पास 2 हैं सांसद, अनुप्रिया पटेल तो अकेली ही जीती हैं बमुश्किल, तो उस फार्मूले में सेट नहीं हो रहे हैं। और अगर से अलग से एकोमोडेट करना पड़ेगा, तो फिर तो 6 ऐसी पार्टियां हैं संदीप, जिनके एक विधायक हैं, और वो पार्टी एनसीपी की आप बात कर लीजिए, और भी कई सारी पार्टियां हैं। और फिर ये भी देखा जा रहा है कि पुराना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इसके पहले आप किन किन पदों पर रहे, आपने क्या क्या जिम्मेदारी संभाली है, तो वो भी कहीं मैच नहीं करता है। तो 4:1 का रेशो भी है, और यहां जातियां साधने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन मनोज्ञा, आप क्योंकि बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर हैं, मंत्रिमंडल जो शपथ लेगा उसके साथ जुड़ा हुआ है एक और अहम सवाल, अगला बीजेपी का अध्यक्ष कौन होने वाला है? और जो नाम थे, देखिए जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, वो तो मंत्री बनेंगे,
एक नाम चल रहा था मनोहर लाल खट्टर, वो मंत्री बनने जा रहे हैं। एक नाम CR पाटिल का भी हो सकता था, वो भी मंत्री बनने जा रहे हैं। तो अध्यक्ष को लेकर बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर कैसी चर्चा है? किसके नाम की तरफ अब जीरो इन होती दिख रही हैं संभावनाएं? मनोज्ञा, आपको आवाज आ रही है? जी संदीप जी, एक बार फिर से बोलिएगा, आवाज कट रही है। हम आपको एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखा रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर जो बैठक हुई है और उसमें जितने भी नेता शामिल हुए हैं उन सब की तस्वीरें, सब एक साथ कुर्सी पर बैठकर सुन रहे हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, जिसमें एक बात बड़ी दिलचस्प है, ये भी कह दिया गया है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में कम बात करिएगा। तो ये संदेश तो साफ है कि आने वाले दिनों में, जो उन्होंने पहले दिन कहा था कि आने वाले दिनों में मीडिया के लिए कितनी चुनौतियां होंगी, नेताओं का तो पता नहीं, लेकिन मीडिया के लिए एक एक बाइट की चुनौती जरूर बढ़ती चली जाएगी, ये बात साफ कर दी गई है। और उसके साथ आज भी जितने लोग हैं उनको उनके मंत्री पद की, उनके मंत्रालय की जानकारी शनह समय के अनुसार दे दी जाएगी। हालांकि ये बात साफ है कि अभी इस बार कैबिनेट में जो बड़े चेहरे शामिल हुए हैं वो चेहरे हैं जो पिछले 2 बार में या तो साथ में रहे हैं या फिर पिछली बार में जिन्होंने परफॉर्मेंस में बहुत शानदार किया है। जैसे मिसाल के तौर पर आप अश्विनी वैष्णव ले लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान जो 2 बार के, ऐसे बहुत सारे कैबिनेट मंत्री हैं। राजनाथ सिंह, अमित शाह के साथ साथ अगर आपको मैं एक बात बताऊं बड़ी दिलचस्प, तो जो आप बात कर रहे थे जिन नामों की नहीं है, तो उसमें भूपेंद्र यादव भी शामिल हैं जो बड़े कैबिनेट मंत्री थे, उनका वहां शामिल नहीं होना क्या संगठन की ओर इशारा कर रहा है? ऐसे बहुत सारे यही सवाल मैं आपसे पूछ भी रहा था, भूपेंद्र यादव एक चेहरा हो सकते हैं क्या विनोद? देखिए, भूपेंद्र सरकार भी बन रही है लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना जाना है। महाराष्ट्र में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, फिर दिल्ली में चुनाव है। ये चुनाव देश में ये अंतिम सिलसिला होता है। देखिए, भूपेंद्र यादव का नाम अध्यक्ष पद के लिए पहले भी चल चुका है। जब अमित शाह जी अध्यक्ष बने थे तब भी उनके नाम की चर्चा थी, जब नड्डा जी बने तब भी उनके नाम की चर्चा थी। वो बेहद भरोसेमंद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी, अमित शाह जी के भी और संघ के भी, और संगठन के व्यक्ति हैं, मेहनती हैं, परिश्रमी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यादव होने के कारण, चूंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह अखिलेश यादव को सफलता मिली है, बिहार में तेजस्वी यादव एक चुनौती बन के खड़े हो गए हैं। ऐसे में भूपेंद्र यादव को अगर अध्यक्ष बनाती है भारतीय जनता पार्टी तो उसके राजनीतिक मायने होंगे। उसका सबसे बड़ा राजनीतिक मायने ये होगा कि भाई यादवों में एक संदेश देने की कोशिश होगी। राजस्थान, अहिरवाल की आपकी हरियाणा की बेल्ट, मध्य प्रदेश, पिछड़े वर्ग से अध्यक्ष बनना, ओबीसी अध्यक्ष। जगत प्रकाश नड्डा पिछड़े वर्ग से नहीं आते, अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, आप पहले वालों पर नजर डालें तो अभी पिछले 10-15 सालों में जब एक ओवर पावरिंग पावर बन गई बीजेपी, तो पिछड़े वर्ग से उनका अध्यक्ष नहीं था। क्योंकि प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग के हैं, जो कि बार बार भारतीय जनता पार्टी बड़े गर्व से कहती है इस बात को। ये तस्वीरें हैं और यही सवाल मैं नीरज से पूछ रहा था। प्रधानमंत्री मोदी अपने संभावित मंत्रिमंडल के सदस्यों को संबोधित करते हुए, और ये संबोधन क्या हुआ था, और 100 दिन का एक खाका ताल ठोकी जा रही थी कि हमारा तैयार है, हमारी सरकार में कहीं कोई इंतजार नहीं होता है, काम निरंतर चलता रहेगा। क्या उसी की रूपरेखा भी पेश की जा रही थी? ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन प्रधानमंत्री अपने हाथ में एक फाइल सी भी लिए हुए हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस खाका की आप बात कर रहे हैं, अब बहुत विस्तार से तो उन्होंने नहीं बताया होगा, लेकिन एक इशारा जरूर किया होगा उस दिशा की तरफ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वभाव है, जो आदत है। भूपेंद्र यादव बैठे हुए हैं, बिल्कुल सही। अभी बस मैं वही कहने वाला था, भूपेंद्र यादव बैठे हुए हैं। तो भूपेंद्र यादव बैठे हुए हैं, तो बात ही जिस पे हम चर्चा तो बड़ा सवाल हो जाता है ना फिर, अध्यक्ष कौन बनेगा। और एक और बड़ा सवाल ये भी है विजय कि हम रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ये तो बीजेपी छोड़ेगी नहीं, ये तो अब साफ होता दिख रहा है। लेकिन उसमें 2 और मंत्रालय हैं जो आरएसएस भी चाहेगी कि बीजेपी कभी ना छोड़े, वो है शिक्षा मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय। अब अनुराग ठाकुर का इन चेहरों में शामिल ना होना, सूचना प्रसारण मंत्रालय और हमसे भी जुड़ा है जी, उसके बारे में क्या कह रहा है? नहीं, सबसे महत्वपूर्ण, आपने बहुत सही सवाल पूछा है, क्योंकि एचआरडी तो जो जैसे शिक्षा मंत्रालय आप कह रहे हैं, वो तो आरएसएस किसी भी स्थिति में नहीं चाहेगा कि भारतीय जनता पार्टी छोड़े। और सूचना प्रसारण मंत्रालय वैसे भी प्रधानमंत्री का एक तरह से सबऑर्डिनेट मिनिस्ट्री होती है, और पिछले 10 साल में मैंने देखा कि मंत्री कोई भी रहा हो, सूचना प्रसारण मंत्रालय का सारा काम प्रधानमंत्री कार्यालय से होता है। तो इसलिए, और सबसे ज्यादा सूचना प्रसारण मंत्रालय बदले भी गए हैं, 7-8 जो है। एक बार फेहरिस्त बता दीजिए हमारे दर्शकों को। आप शुरू कीजिए। वेंकैया नायडू रहे हैं, प्रकाश जावड़ेकर रहे हैं, स्मृति ईरानी रही हैं, सुषमा स्वराज रहे हैं, अरुण जेटली रहे हैं, राज्यवर्धन सिंह रहे हैं, और आखिर में ये अनुराग ठाकुर 10 साल में सबसे ज्यादा मंत्री
सूचना प्रसारण मंत्रालय में बदले गए, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री की चॉइस पर होता है। और फिर बदले जा रहे हैं, फिर बदले अब जा रहे हैं। ये मान कर तय चल हो गया, सकते हैं, हाँ, ये माना तय है कि अनुराग था नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं 52 से 55 है भाई, 79 तक आपके मंत्री हो सकते हैं या होल्ड पर रखा गया है? नहीं, होल्ड पर नहीं रखा जा सकता सूचना प्रसारण मंत्रालय को, वो तुरंत ही होगा। हालांकि वो 30 जो बचेंगे वो बाद में बनेगा, वो तो एक बार में ही सारा नहीं होता। लेकिन एक चीज का मैं जिक्र कर दूं आपको, यहाँ पर प्रधानमंत्री के निर्देश में जो प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, अपने 100 डेज प्लान की तो बात कर रहे होंगे कि भाई हमने ये तय कर लिया है और सरकार के कामकाज में। प्रधानमंत्री एक बात जरूर कहा करते हैं अपने इसमें फर्स्ट जो एड्रेस होता है कि अधिकारियों को के साथ काम करिए, सहयोग उनका पूरा लीजिए, लेकिन उनके दबाव में मत आइए। ये बात वो कहते हैं, क्योंकि जो कहते हैं कि भाई आप नए नए आए हैं, आपको दिल्ली की कल्चर नहीं पता है, ऑफिसर्स की, ब्यूरोक्रेसी की, तो आप उनको सहयोग के तौर पे तो काम में लीजिए, लेकिन अधिकारियों के दबाव में मत आइए। और दूसरी बात, वो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि अपने परिवार के लोगों को मंत्रिमंडल के जो सरकार का जो कामकाज है उसमें किसी तरह से शामिल मत कीजिए। ये दो बातें वो जरूर इस बात पर जोर देते हैं। तो उसका एक रहता है। अब प्रधानमंत्री ये नसीहत देते हैं, फिर देंगे अधिकारियों के दबाव में ना आए, पर थोड़ी सी राजनीतिक जो सूरत हाल है वो इस बाबत भी बदली है क्या? अब तक बीजेपी पर कोई दबाव नहीं था, पर अब बीजेपी पर घटकों का दबाव होगा इस मंत्रिमंडल में। विनोद भाई, दबाव होगा ना होगा, लेकिन प्रभाव जरूर होगा। हाँ, क्योंकि दबाव डालने की स्थिति मुझे इसलिए नहीं दिखती है कि दो बड़े घटक हैं, टीडीपी और जेडीयू, जो दबाव बना सकते हैं। बाकी अनुप्रिया पटेल क्या दबाव डालेंगी या जयंत चौधरी क्या दबाव डालेंगे मुख्य। और ये दोनों घटकों के जो नेता हैं, नीतीश कुमार को बिहार से मतलब है और चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश से मतलब है। पर जब आप एनडीए की बात करते हैं, पूरे परिवार कुनबे की बात करते हैं, दो के बाद तो इक्का दुक्का सांसद वाले ही हैं, तो उन सबको समेटना होगा साथ में। इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रभाव ज्यादा होगा। प्रभाव ये होगा कि अब जैसे पहले भी हुआ था, अब एनडीए के अंदर एक गुट अलग बनेगा जिसमें घटक दल होंगे जो उसमें, और एक तरफ बीजेपी होगी, और जो घटक दल हैं ये सब मिल करके एक प्रेशर ग्रुप बनेगा अंदर, जो प्रभाव ये फुटकर होने के बजाय, तो उससे उनकी बात ज्यादा सुनी जाएगी। अगर अनुप्रिया पटेल या चिराग पासवान या जयंत चौधरी अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सब मिल जाएंगे अगर, तो फिर 240 एक तरफ और बाकी एक तरफ 93। और इसमें देखने वाली बात, तो वो प्रभाव जो होगा वो महत्वपूर्ण होगा। घटकों को, अभी उस सवाल का जवाब मैं अपने सहयोगियों से भी पूछ रहा था, घटकों को जेडीयू, टीडीपी और उसमें जयंत चौधरी भी शामिल हो जाते हैं, अनुप्रिया पटेल भी, एचडी कुमारस्वामी भी, एनसीपी अजित पवार गुट भी, इनको मंत्रालय कौन से मिलेंगे? दरअसल इनकी अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा यूपीए और एनडीए के सरकार में, तो कुछ जो मंत्रालय हैं वो घटक दलों के लिए बड़े रुचिकर होते हैं। 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं राकेश भाई। मेरे सहयोगी जैनेंद्र के साथ रवनीत सिंह बिट्टू हैं, संभावित चेहरा मंत्रिमंडल में। जैनेंद्र, बातचीत का सिलसिला शुरू कीजिए जी। बिल्कुल संदीप जी, मोदी कैबिनेट का सबसे खास चेहरों में से एक रवनीत सिंह बिट्टू लुधियाना से तो हार गए, लेकिन मंत्री बनने जा रहे हैं। बिट्टू साहब, बहुत बहुत बधाई। एबीपी न्यूज पर देश और पंजाब आपको सुन रहा है, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देखो, पहली सारी लीडरशिप हमारे हरमन प्यारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे अमित शाह जी होम मिनिस्टर, और नड्डा जी, और हमारे जाखड़ साहब, हमारे जो महामंत्री हैं श्रीनिवासू जी, उनका, क्योंकि पहले दिन से ही मैंने कहा था भी वो बीजेपी पंजाब के लिए बहुत कुछ करना चाहती है, और उसे रोड मैप को कैसे आगे बढ़ाना है पंजाब में, क्योंकि बहुत इशू हैं पंजाब में, उसको कैसे आगे बढ़ाना है, उसी ये एक शुरुआत है जो आज पंजाब के हिस्से में एक मिनिस्ट्री देके जो शुरुआत सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है। एक बड़ा टिपिकल सा सवाल है, मजबूर हूं पूछने के लिए, कैसा लग रहा है? देखो, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और मुझे वो जिम्मेवारी का एहसास है भी किस तरीके से, क्योंकि पंजाब में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, वो जिम्मेवारी। जैनेंद्र, रवनीत से ये पूछिए, प्रधानमंत्री ने जो संबोधन किया, क्या क्या बातें कही, बहुत गंभीर हालात, क्या कुछ बोला है, कैसे निकालना है, कैसे कर्जे से निकालना है, इसीलिए ये इस टाइम मतलब सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। इससे ये नहीं कोई खुशी ना गमी ना उस तरीके से नहीं, इस जिम्मेवारी का एहसास जैसे होता है आपको, वो चीज
क्योंकि इतना बड़ा विश्वास पंजाब में मेरे ऊपर प्रधानमंत्री जी ने किया है और बीजेपी ने किया है, तो बहुत ये बड़ी बात है। शुरुआत में चाह रहा था आपके इमोशन बाहर आए, लेकिन अब सवाल ये पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री से आप मिलकर आ रहे हैं, क्या संदेश मिला प्रधानमंत्री का, क्या मंत्र मिला, उन्होंने आप लोगों को से क्या कहा? उन्होंने ये पहले तो कहा भी आप लोग भी जैसे सारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, एक उनमें से हैं, मंत्री बनना ये ठीक है किसी को मिल सकता है, लेकिन सारे एक तरह के हैं। और सीधा उन्होंने कहा है भाई ईमानदारी ईमानदारी ईमानदारी, इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। और अपने पार्टी ने जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है उस बीजेपी और लोगों के जो गरीब लोग हैं, जो वर्कर हैं, उनको कैसे प्रायोरिटी देनी है, इसके ऊपर उन्होंने कम से कम आधा घंटा जो है इसके ऊपर उन्होंने जोर दे के सब मंत्रियों को कहा है भी आपको ये जिम्मेवारी मिल रही है, लेकिन आपको ये जिम्मेवारी तब असली होगी जब हम आम लोगों के लिए, और स्ट्रिक्टली ये कहा है आप दफ्तरों में 4 दिन कम से कम आप यहाँ टाइम देंगे और उसके बाद क्षेत्र में देंगे और मिनिस्ट्रीज को और गंभीरता से लेंगे, और कोई भी रिलेटिव रिश्तेदार खास तौर पे भी आपका कोई मिनिस्ट्री में किसी ओहदे पे नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात थी। ये एक प्रभाव चला जाता है जब आपका परिवार, आपके रिश्तेदार मिनिस्ट्रीज में बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे बनाने वाले होते हैं, वोटर हों चाहे कार्यकर्ता हूं, उनको ये बुरा लगता है। ये दफ्तर जनेंद्र रवनीत से ये भी पूछिए, पंजाब से आते हैं, पंजाब में बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई, किसान आंदोलन एक बड़ा मसला था और उसके साथ जुड़ जाता है अग्निवीर, ये कितनी बड़ी चुनौती है? बिल्कुल 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 संदीप जी, मैं सवाल पर आऊंगा, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा उससे पहले कि अंदर का माहौल कैसा था प्रधानमंत्री आवास का, और मिठाइयां अंदर खिलाई गई आप लोगों को कि नहीं? देखो वही ये चीजें तो भाई प्रधानमंत्री आवास में एक जब जाओगे ये चीजें तो वहां पे होती हैं, और प्रधानमंत्री जी को सबने एक बहुत अच्छा फूलों का जो फूल मालाएं उन्हें पहनाई, सारे मंत्रियों की तरफ जो अभी सौगंध लेंगे, सारे ओथ लेंगे पीएम साहब के साथ, तो बहुत अच्छा माहौल। और प्राइम मिनिस्टर भी इस माहौल में थे। उन्होंने कहा भी अभी तक कोई किसी को प्रोटोकॉल मिला नहीं है, अभी सब हम एक हैं, वो प्रोटोकॉल तब होगा जब शपथ, वो भी सांसद हैं, आप भी सांसद हैं, यही बात उन्होंने कही भी अभी हम सब इक्वल हैं यहाँ पे, कोई अभी प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर या कोई राजनाथ जी डिफेंस मिनिस्टर वो वाली बात नहीं है, आज सब एमपी हैं, इसलिए शपथ लेने के बाद वो प्रोटोकॉल सब हो जाएंगे। इसलिए लाइट मूवमेंट में ये सारी चीज़ें हुई, और वहाँ पे जो पर प्राइम मिनिस्टर साहब एक एक चीज़ पे ध्यान रखते हैं। उन्होंने देखो छोटी छोटी चीज़, भाई आपने किस तरीके से तो टाइम से बात करते हुए मोदी सरकार तीसरी बार जो एनडीए की सरकार बन रही है, उनके संभावित मंत्री रवनीत बिट्टू से पंजाब में तो खाता नहीं खोल पाए, चुनौतियां भी हैं, पंजाब हरियाणा राजस्थान में नुकसान हुआ है बीजेपी को, उसकी भरपाई के रूप में रवनीत बिट्टू का भी चेहरा मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है क्या? तो इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है, अभी तक हम 52 से 55 सांसद बतौर मंत्री शपथ लेंगे ये जानकारी दे रहे थे। अब खबर यह है कि एनडीए 3.0 में आज जो शाम को 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, उसमें 63 मंत्री या 63 सांसद मैं कहूं बतौर मंत्री शपथ लेने वाले हैं। और 2014 और 2019 की बात करें तो ये सबसे बड़ी तादाद होगी, 80 मंत्री हो सकते हैं प्रधानमंत्री को मिलाकर, 63 मंत्री, तो लगभग हम ये कह सकते हैं पूरा खाका आज ही खिंचता दिखाई देगा और उसके बाद छोटे मोटे फिल इन द ब्लैंक्स ही रह जाएंगे। विजय, 58 मंत्रियों ने पिछली बार ली थी और 50 के करीब आंकड़ा 2014 में था। ये सबसे बड़ा मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। उसकी बड़ी वजह वही है कि ये ईमानदारी से एनडीए सरकार है, तो सहयोगी दलों के जो मंत्री हैं वो उसमें बढ़ गई है वो तादाद, समझिए। तो वो ये दो और नाम बिहार से आ रहे हैं, सतीश दुबे और राजभूषण चौधरी, ये भी बतौर मंत्री शपथ ले सकते हैं। थोड़ी इनके बारे में जानकारी दीजिए, इसके राजनीतिक संकेत और संदेश क्या है प्रकाश? बिल्कुल, ये बड़ी खबर है कि बिहार से जो 12 सांसद जीत कर आए हैं उनमें से 3
लोकसभा के सदस्यों को मंत्री बनाया जा रहा है। गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय तो पहले से ही नाम था और मुजफ्फरपुर से जो सांसद बने हैं उन्हें भी मौका दिया जा रहा है। इसके अलावा राज्यसभा से सतीश दुबे सांसद हैं। लेकिन हम आपको दिखाते हैं गिरिराज सिंह जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, चाय नाश्ते से अभी पहुंचे हैं यहाँ पर, अपने समर्थकों के साथ भारी तादाद में यहाँ पर बैठे हुए हैं और लोगों से चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास से मिलकर लौटे हैं। प्रधानमंत्री जी ने क्या टास्क दिया है आपको? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि वो तीसरी बार मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है और ये सरकार कंटिन्यूअस की सरकार है। इतिहास में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पहली बार हैट्रिक पर, और मुझे कहने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिनके खाते में एक पैसा नहीं, जो मिलता है वो बेटे और बेटियों में खर्च करते, और जिनको अपनी कोई संपत्ति नहीं। एक प्लाट भी मिला था, वो भी एक एनजीओ के साथ जोड़ दिया। तो ऐसा प्रधानमंत्री जिनके अंदर केवल एक ही सपना है, भारत को हम विकसित राष्ट्र बनाएं, तो हम सब उनके मिशन को लेकर के आगे चलेंगे, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी। मैंने सुना है कि 100 दिन का टास्क दिया है कि पहले 100 दिन में आप लोगों को कुछ करना है बेहतर। अरे वो करते रहते हैं, आप दिया नहीं है, वो उनका कंटिन्यूअस चलते रहता है। वो तो 2047 का सपना संजो करके कर रहे हैं, इसलिए इसको इस रूप में नहीं लेने। इस बार जो एनडीए की सरकार बनी है, इसमें आपको लगता है कि पिछले 10 वर्षों में जो कार्यकाल हुआ है उसको आगे बढ़ाएंगे? इसमें कोई आपको गलतफहमी लग रहा है। प्रधानमंत्री ने जो देश के लिए सोचा है उसको उन ऊंचाइयों पर ले जाना उनके सारे सहयोगियों का कर्तव्य होगा। आपने सुना किस तरह से गिरिराज सिंह अपने समर्थकों के साथ हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो सपना बुनाया 2047 तक का, उसे वो कैसे पूरा करेंगे। हालांकि वो अभी और भी कुछ कहने से बचते नजर आए हैं। हालांकि ऐसे मौके पर गिरिराज सिंह बहुत कुछ कहते रहे हैं, लेकिन आज बस इतनी ही बात, और शाम में शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा भी लेंगे। जी संदीप। बिल्कुल। और विजय, जो हम बात कर रहे थे, 63 सांसद बतौर मंत्री शपथ लेने वाले हैं। जी मैंने कहा कि इस बार जो नंबर बढ़ा है उसकी एक बड़ी वजह सहयोगी दल है, क्योंकि आपके पास 35-40 जो और नंबर चाहिए था, 40 के बाद 72 के लिए, और तो शको शुबा या किसी भी नाराजगी की गुंजाइश नहीं छोड़ना कि भाई बाद में कर लेंगे तो फिर मीडिया ले उड़ेगा, अरे उस पार्टी उस घटक तो इसलिए का कोई सांसद मंत्री नहीं बना। वो इंडिया गठबंधन के लिए भी एक रास्ता खुला रहता है ना, कि भाई ये लोग नाराज हैं। अभी आपने देखा होगा कि कल ही जब वहां पर नेता चुने जा रहे थे संसदीय दल के, एनडीए के, तो वो मनोहर लाल खट्टर भी मीडिया से मुखातिब हैं, संभावित मंत्री हैं, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। मित्रों, प्रधानमंत्री कार्यालय से चाय का निमंत्रण मिला था और स्वाभाविक है कि इस प्रकार की परंपरा प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के गठन से पहले वो चाय पर बुलाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं जिनको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंडक्ट करना होता है। सामान्य सूचनाएं थी, कोई बड़ा विषय नहीं था, चाय पी है और सायकाल समय पर सब लोग पहुंचे। इतनी एक सूचना है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं, वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हैं। बाकी की जानकारियां उन्होंने ये जरूर कहा कि अभी 24 घंटे इसके बाद भी यहीं रुकना है, ताकि और भी कोई मीटिंग होगी, कुछ होगा तो वो करेंगे। हरियाणा के साथी कौन था आपका सर? हरियाणा में मेरे अलावा राव इंद्रजीत सिंह जी और कृष्णपाल जी दोनों लोग आते हैं। सर, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, 100 दिन का कार्यकाल महत्वपूर्ण देखने को मिलता है नजर आया, इस तरह की चर्चा भी बैठक में रही है। मैंने बताया वो जो आपको पता वो उतना ही मुझे पता है। जो सर ये चीज बता दीजिए, जिस तरह की तैयारी होगी, शपथ ग्रहण होगा, तमाम जो विधायकों को बुलाया गया है, मंत्रियों को बुलाया गया है, इसकी जानकारी जो प्रबंध व्यवस्था में लोग लगे हैं उन्हीं को पता है। हमको जरूर 4 कार्ड मिले हैं कि उन 4 कार्डों पर हमारे परिवार के लोग, बाकी जो स्टाफ के लोग उसमें जा सकते हैं। आप शुभकामनाएं ले रहे हैं सर? धन्यवाद, बहुत बहुत आपकी ओर से शुभकामनाएं, और मैं आपकी ओर से धन्यवाद करता हूँ, इतना आपने सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब यहाँ पर एक बात
पुख्ता हो गई है, पुष्ट हो गई है। खुद मनोहर लाल खट्टर ये पुष्टि करते हुए वो बाकायदा बतौर मंत्री शपथ लेने वाले हैं और हरियाणा से इस बात की तस्दीक हो गई है कि उनके अलावा राव इंद्रजीत सिंह जो गुड़गांव से जीते और फरीदाबाद से जीतने वाले कृष्णपाल गुर्जर जो मंत्री भी थे पहले, वो दोनों भी बतौर मंत्री शपथ लेने वाले हैं। तो अब खबरों की कंफर्मेशन भी साफ होती दिखती हुई और ये जो चेहरे हैं ये सभी मंत्री बनने वाले हैं, तो अब वो फेहरिस्त जो है वो मुकम्मल होती दिखाई दे रही है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे इस मंत्रिमंडल पर और जो चेहरे आपके सामने आ चुके हैं और दिख रहे। तो शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह है एनडीए 3.0 का और अब खबर और पुख्ता होती दिख रही है। अभी तक हमने आपको बताया था 63 सांसद बतौर मंत्री शपथ लेंगे। अब खबर आ रही है कि दरअसल यह आंकड़ा 65 सांसदों का होगा, यानी कि 65 सांसद बतौर मंत्री शपथ लेने वाले हैं। तो मंत्रिमंडल विस्तार की जो वो गुंजाइश भी है वो अब आगे होती दिखाई देगी। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन में 5 दिन में फिर कुछ और मंत्री या कुछ और सांसद बतौर मंत्री शपथ लें। और यहां पर तस्दीक कर दी है ऑन कैमरा, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरियाणा के। हरियाणा से 3 सांसद बतौर मंत्री शपथ लेने वाले हैं। इसमें मनोहर लाल खट्टर हैं, कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह। और दिलचस्प ये खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि 5 सीटें हार गई 10 में से बीजेपी। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, अब ये खबर पुख्ता होते हुए 65 सांसद बतौर मंत्री शपथ लेंगे या 65 नेता, जैसे रवनीत बिट्टू तो सांसद है नहीं, अब 63 मौजूद थे, 2 मौजूद नहीं थे। बाकी तो सुरेश गोपी मैं नाम जोड़ लूं इसमें कि उनको वापस बुलाया गया है केरल से। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं संदीप, अभी इस फोटो में और इस वीडियो में जो इतने नाम नजर आ रहे हैं उसमें करीब 63 ऐसे चेहरे हैं जो दिखाई पड़ रहे हैं जो मंत्री बनने की राह पे हैं। 2 लोग अभी रास्ते पे हैं। एक सुरेश गोपी जो केरल से लौट रहे हैं, 3 बजे तक दिल्ली पहुंचेंगे। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के गोड्डा से सांसद कीर्तिवर्धन सिंह हैं, उन्हें भी मंत्री बनाने के लिए न्योता गया है। कीर्तिवर्धन सिंह वापस लौट रहे हैं, वो भी 3 बजे तक दिल्ली पहुंचेंगे। तो 2 सांसद अभी इस तस्वीर में नजर नहीं आए हैं। इस तस्वीर में जितने लोग नजर आ रहे हैं उसमें करीब 63 ऐसे लोग हैं जो मंत्री बनने जा रहे हैं। जी, तो अब आंकड़ा हो गया है 65 का। पर मैं हरियाणा की बात कर रहा था राकेश भाई। हरियाणा में 5 सीटें जीत पाई बीजेपी 10 में से, पर 3 सांसदों को मंत्री बनाया जा रहा है। और मध्य प्रदेश, आपका प्रिय प्रदेश, जहां 29 की 29 सीटें जीती, वहां से अब नाम आ रहा है शिवराज सिंह चौहान का। वीरेंद्र खटीक भी आपने कल बहुत जोर लगाया था, 7 बार के सांसद हैं। अभी भी मतलब अनदेखी हो रही है मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश के 5 क्षेत्र हैं। हाँ। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, मध्य, जहाँ से अपने मध्य भारत का हिस्सा मध्य प्रदेश का, जहाँ से शिवराज सिंह चौहान आते हैं, फिर मालवा, महाकौशल और विंध्य क्षेत्र। इसमें 3 सेक्टर को लिया गया है। ग्वालियर चंबल से ज्योतिराज सिंधिया है और वो दरअसल भाजपा ही नहीं है, वो तो इंपोर्टेड है। हाँ, बुंदेलखंड से वीरेंद्र खटीक जी को लिया गया है और मध्य भाग से लिया गया है शिवराज सिंह चौहान को। अभी 3 पॉकेट खाली हैं, मालवा, महाकौशल और 29 मंत्रालय 3, 10 में से 5 मंत्रालय 3। और इन तीनों सेक्टर से यदि आप देखेंगे तो 4 बार 5 बार से नीचे का कोई सांसद नहीं है। मतलब विंध्य क्षेत्र से भी आप देखेंगे तो 4 बार 3 बार का सांसद, 5 बार के सांसद जीते हुए हैं। महाकौशल से आप देखेंगे जबलपुर वाला सेक्टर पूरा आता है, जबलपुर, मंडला, ये सारा सेक्टर। फग्गन सिंह कुलस्ते को भी इस बार बाहर कर दिया गया है, पिछली बार एमओएस थे। फिर आप मालवा प्रांत में जाएंगे तो मालवा प्रांत की सारी सीटों में आप देखेंगे तो विधानसभा चुनाव में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन इन सभी सेक्टरों में रहा और इसी वजह से 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी। तो मुझे लगता है कि अभी भी पूरी तरह से मध्य प्रदेश के साथ न्याय नहीं किया गया और राजनीतिक जरूरत नहीं है ना मध्य प्रदेश। एग्जैक्टली, ये राजनीति का अजब गजब खेल, और ये मध्य प्रदेश के की ये टैगलाइन है, अजब और गजब। ये खेल ऐसा हो जाता है कि जहां हार भी गए वहां पर स्थिति सुधारने के लिए प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया जाता है, और जहां
फट्टे चक दिए जाएं, 100% स्ट्राइक रेट भी कर दो कि अरे ये तो जीता हुआ है, तो ये मान जाएंगे, उनका प्रतिनिधित्व कम भी हो जाता है। और यही तो गठबंधन धर्म भी है। और गठबंधन इस बार वो गठबंधन धर्म भी अपनाना होगा, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई है। खबरें और बहुत हैं, ट्रैक कर रहे हैं। तो शाम 7:15 बजे 65 नेता बतौर मंत्री एनडीए 3.0 की शपथ लेने वाले हैं। और मेरे साथ मेरी सहयोगी निधि श्री जुड़ गई हैं, उनके साथ है रामनाथ ठाकुर और संभावित चेहरा हैं। निधि, बिल्कुल, देखिए रामनाथ ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और चाय पर इनकी चर्चा हुई, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? सरकार को समन्वय कर, सब साथी, कोई न बड़े हैं न कोई छोटे हैं, हिंदुस्तान की प्रगति के लिए सबको आगे बढ़ना है। चुनाव घोषणा पत्र में जो लिखित बातें हैं उसको लागू करना है और मजबूती के साथ सरकार को आगे बढ़ाना है, विकास के पथ पर ले चलना है। यही उन्होंने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और ईमानदारी से रहना है, बस मदद करो थोड़ा। तो ये फिलहाल कह रहे हैं कि जो भी बातचीत हुई यहाँ वहाँ उसको लेकर के जी बिल्कुल। और यहाँ पर जो हम जानकारी भी दे रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, और यहाँ पर कान में थोड़ी आवाज़ बंद कीजिए ना, मैं अपनी बात सुन पा रहा हूँ। तो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा गया। तो जब चेहरे जो सामने आते हैं उनकी भी एक पहचान तो होती है और उसमें संदेश और संकेत भी कहीं ना कहीं साफ छिपे होते हैं। बिल्कुल, संकेतों की राजनीति होती है और जो चयन किया जाता है उसमें संकेत बहुत महत्वपूर्ण है कि किन लोगों को लिया जा रहा है, उसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन आज आपने जब चर्चा नहीं की, एक नाम मुझे बार बार खटक रहा है, वो स्मृति ईरानी सी का कि वो तो हार गई अब। तो इस रवनीत बिट्टू को अभी तो आपने लगाया, मंत्री बनाया उनको। हाँ, वो भी हार गए हैं। नहीं, 14 में उनको इसलिए लिया गया क्योंकि अमेठी फिर लड़ना था। हाँ, लड़ना था इसलिए उनको लिया गया। लेकिन अब आप अमेठी से हार चुकी हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि लगा हुआ कि अब उनकी कोई उपयोगिता है। शायद इस वजह से आप स्मृति ईरानी जी की लाटरी नहीं लग पाई। 14 और 19 का फर्क मानिए, इस बार प्रधानमंत्री के सामने बहुत सारे कंपल्शंस भी हैं। एकोमोडेट करना है आपको दूसरे दलों के, सहयोगी दलों के ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और जिस तरह का नंबर है उसमें ये खतरा हमेशा बना रहेगा कि कहीं कोई छिटक न जाए। तो सबको इसीलिए 65 मंत्री शपथ ले रहे हैं, वरना 54 और 55 मंत्री शपथ लेते थे। बिल्कुल, नंबर इसीलिए बढ़ा है। तो गठबंधन धर्म देखिए वो हावी होता दिखेगा। और इसीलिए 7:15 बजे का कार्यक्रम है और हमारे पास पूरी फेहरिस्त भी आती दिख रही है। संभावित मंत्री अपने बयान भी दे रहे हैं। ये 2019 में होता हमें नहीं दिखाई दिया था।